नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जो हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है वह किसी सामान्य बदलाव की आहट नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है मानो दशकों से जमी हुई वैश्विक व्यवस्था की नींव के नीचे से जमीन खिसक रही हो। वॉशिंगटन की पावर कॉरिडोर से लेकर ब्रुसेल्स के नीति निर्माण कक्षों तक एक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। बड़े बड़े विश्लेषक फुसफुसा रहे हैं, रिपोर्ट्स के शब्दों में सावधानी है, लेकिन उनके बीच छिपा संदेश बेहद साफ है। कुछ ऐसा घट रहा है जो आने वाले वर्षों में दुनिया के आर्थिक संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इस पूरी कहानी का केंद्र है ब्रिक्स, एक ऐसा समूह जिसे कभी सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच कहा जाता था, लेकिन जो अब खुद को एक वैकल्पिक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। खबर यह है कि ब्रिक्स देश एक नए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे नाम दिया गया है DCMS, यानी डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम। सुनने में यह एक तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थ इतना गहरा है कि यही वजह है कि दुनिया के ताकतवर देश सतर्क हो गए हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है, यह सीधी चुनौती है उस सिस्टम को जिसने पिछले कई दशकों से वैश्विक बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन की नसों पर पकड़ बना रखी है। और वह सिस्टम है स्विफ्ट। दुनिया भर के बैंक आपस में पैसे भेजने के लिए नहीं, बल्कि संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही मैसेजिंग इतनी ताकतवर है कि इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन लगभग ठप हो जाता है। अब जरा रुकिए, यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि DCMS तेज होगा या सस्ता। असली सवाल यह है, अगर यह सिस्टम सच में काम करने लगा तो क्या दुनिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र खिसक सकता है? क्या वह हथियार कुंद हो सकता है जिसका इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से देशों को झुकाने के लिए किया जाता रहा है? इस पूरी बहस को हवा दी एक रिपोर्ट ने, जो रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म स्पुतनिक पर सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ब्रिक्स देश एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो न केवल तेज होगा, बल्कि सबसे अहम बात, वह किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होगा। यानी न कोई केंद्रीय स्विच, न कोई ऐसा बटन जिसे दबाकर किसी देश को वैश्विक वित्तीय सिस्टम से काट दिया जाए। और यहीं पश्चिमी देशों की चिंता शुरू होती है। पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिबंध सबसे प्रभावी हथियार बन चुके हैं। किसी देश की सेना पर हमला किए बिना उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने का तरीका, उसे स्विफ्ट जैसे सिस्टम से बाहर कर देना। जब बैंक आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे तो व्यापार कैसे होगा? तेल कैसे बिकेगा? सामान कैसे खरीदा जाएगा? लेकिन अब कल्पना कीजिए, अगर कोई वैकल्पिक सिस्टम मौजूद हो, अगर कोई देश कह सके कि ठीक है, स्विफ्ट से निकाल दिया, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता है। यही वह बिंदु है जो इस खबर को साधारण तकनीकी अपडेट से कहीं आगे ले जाता है। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ें लगभग 80 साल पुरानी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार की रीढ़ बन गया। दुनिया के ज्यादातर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का बड़ा हिस्सा रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिकतर सौदे डॉलर में होने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी असाधारण ताकत मिल गई जो शायद किसी और देश के पास कभी नहीं रही। जब भी कोई देश अमेरिकी नीतियों से टकराया, उसके सामने एक खतरा साफ खड़ा हो गया, आर्थिक प्रतिबंध। बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच सीमित, डॉलर लेन देन पर रोक, और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव। ईरान से लेकर रूस तक कई देशों ने यह अनुभव किया कि आधुनिक दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि बैंकिंग नेटवर्क और भुगतान प्रणालियों से भी लड़े जाते हैं। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। सवाल उठने लगे, क्या दुनिया हमेशा एक ही मुद्रा, एक ही सिस्टम और एक ही शक्ति केंद्र पर निर्भर रह सकती है? क्या यह व्यवस्था सच में वैश्विक है या सिर्फ कुछ देशों के हितों को प्राथमिकता देती है? इसी सोच का मंच बना ब्रिक्स। शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, 5 देश
जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग थीं, हित अलग थे, लेकिन एक चिंता साझा थी। वैश्विक वित्तीय ढांचे में उनकी सीमित भूमिका। समय के साथ इस मंच का दायरा बढ़ा, नए देश जुड़े, नए विचार आए, और अब ऐसा लगता है कि यह समूह सिर्फ बातें करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। DCMS की अवधारणा इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यह सिस्टम विकेंद्रीकृत होगा, यानी कोई एक सर्वर, कोई एक कंट्रोल सेंटर नहीं। संदेश सीधे बैंकों के बीच जाएंगे, बिना किसी मध्यस्थ के। तकनीकी रूप से यह जटिल है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद सरल संदेश देता है। हम विकल्प बना रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह विकल्प वाकई स्विफ्ट को चुनौती दे पाएगा? क्या दुनिया के बैंक, जो दशकों से एक ही सिस्टम के आदी हैं, अचानक एक नए ढांचे को अपनाने के लिए तैयार होंगे? क्या अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, निवेशक और सरकारें इस पर भरोसा करेंगी? यहीं पर कहानी फिर से सस्पेंस में डूब जाती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि कोई भी स्थापित व्यवस्था रातों रात नहीं गिरती। लेकिन यह भी सच है कि जब विकल्प तैयार हो जाते हैं तो बदलाव अपरिहार्य हो जाता है। शुरुआत में DCMS शायद सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच सीमित रहेगा। फिर कुछ और देश जुड़ सकते हैं। वे देश जो प्रतिबंधों से परेशान रहे हैं या जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की असली चिंता यही है। अगर यह सिस्टम सफल हो गया तो आर्थिक प्रतिबंधों की धार कुंद हो सकती है। स्विफ्ट से बाहर करने की धमकी उतनी प्रभावी नहीं रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तकनीकी सुरक्षा, साइबर खतरे, मानकीकरण और आपसी भरोसा, ये सब बड़े सवाल हैं। एक विकेंद्रीकृत सिस्टम में जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कोई लेन देन फंस गया तो समाधान कौन देगा? यही वजह है कि फिलहाल दुनिया सांस रोककर देख रही है। DCMS अभी एक घोषणा है, एक योजना है, एक संकेत है। लेकिन कई बार संकेत ही सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि DCMS कल लॉन्च होगा या परसों। असली सवाल यह है, क्या हम उस दौर की दहलीज पर खड़े हैं जहां वैश्विक आर्थिक शक्ति का संतुलन धीरे धीरे पश्चिम से बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ेगा? क्या आने वाले सालों में हम एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था देखेंगे जहां विकल्प होंगे, केंद्र कई होंगे और नियंत्रण बंटा हुआ होगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, जो भूचाल अभी हल्की कंपन के रूप में महसूस हो रहा है, वह आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और शायद इतिहास की किताबों में यह लिखा जाएगा कि बदलाव की यह कहानी यहीं से शुरू हुई थी। जिस सिस्टम की बात हो रही है वो है स्विफ्ट, और इसी सिस्टम के जरिए दुनिया भर के बैंक आपस में ट्रांजैक्शन मैसेजिंग करते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वैश्विक आर्थिक ताकत का संतुलन बदलने वाला है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ब्रिक्स देशों ने एक ऐसे सिस्टम की घोषणा की है जो न केवल तेज होगा, बल्कि उस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए तो भी उसका व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं होगा। यही वह बिंदु है जिसने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिबंध सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। कई देशों को इस सिस्टम से बाहर करके उन्हें आर्थिक रूप से दबाव में लाया गया है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस रणनीति को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। अगर हम इसे थोड़ा विस्तार से समझें तो पिछले करीब 80 सालों से अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। दुनिया के ज्यादातर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का बड़ा हिस्सा रहता है और ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सौदे डॉलर में ही होते हैं। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक असाधारण ताकत मिल गई। जब भी कोई देश अमेरिकी नीतियों के खिलाफ जाता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विकल्प मौजूद रहता है। यही कारण है कि कई देशों ने धीरे धीरे इस व्यवस्था से बाहर निकलने की रणनीति बनानी शुरू कर दी, और इसी रणनीति का सबसे बड़ा मंच बना ब्रिक्स समूह।
जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई नए देश भी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जो हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है वह किसी सामान्य बदलाव की आहट नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है मानो दशकों से जमी हुई वैश्विक व्यवस्था की नींव के नीचे से जमीन खिसक रही हो। वॉशिंगटन की पावर कॉरिडोर से लेकर ब्रुसेल्स के नीति निर्माण कक्षों तक एक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। बड़े बड़े विश्लेषक फुसफुसा रहे हैं, रिपोर्ट्स के शब्दों में सावधानी है, लेकिन उनके बीच छिपा संदेश बेहद साफ है। कुछ ऐसा घट रहा है जो आने वाले वर्षों में दुनिया के आर्थिक संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इस पूरी कहानी का केंद्र है ब्रिक्स, एक ऐसा समूह जिसे कभी सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच कहा जाता था, लेकिन जो अब खुद को एक वैकल्पिक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। खबर यह है कि ब्रिक्स देश एक नए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे नाम दिया गया है DCMS, यानी डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम। सुनने में यह एक तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थ इतना गहरा है कि यही वजह है कि दुनिया के ताकतवर देश सतर्क हो गए हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है, यह सीधी चुनौती है उस सिस्टम को जिसने पिछले कई दशकों से वैश्विक बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन की नसों पर पकड़ बना रखी है, और वह सिस्टम है स्विफ्ट। दुनिया भर के बैंक आपस में पैसे भेजने के लिए नहीं, बल्कि संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही मैसेजिंग इतनी ताकतवर है कि इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन लगभग ठप हो जाता है। अब जरा रुकिए, यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि DCMS तेज होगा या सस्ता। असली सवाल यह है, अगर यह सिस्टम सच में काम करने लगा तो क्या दुनिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र खिसक सकता है? क्या वह हथियार कुंद हो सकता है जिसका इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से देशों को झुकाने के लिए किया जाता रहा है? इस पूरी बहस को हवा दी एक रिपोर्ट ने, जो रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म स्पुतनिक पर सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ब्रिक्स देश एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो न केवल तेज होगा, बल्कि सबसे अहम बात, वह किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होगा। यानी न कोई केंद्रीय स्विच, न कोई ऐसा बटन जिसे दबाकर किसी देश को वैश्विक वित्तीय सिस्टम से काट दिया जाए। और यहीं पश्चिमी देशों की चिंता शुरू होती है। पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिबंध सबसे प्रभावी हथियार बन चुके हैं। किसी देश की सेना पर हमला किए बिना उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने का तरीका, उसे स्विफ्ट जैसे सिस्टम से बाहर कर देना। जब बैंक आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे तो व्यापार कैसे होगा, तेल कैसे बिकेगा, सामान कैसे खरीदा जाएगा? लेकिन अब कल्पना कीजिए, अगर कोई वैकल्पिक सिस्टम मौजूद हो, अगर कोई देश कह सके कि ठीक है, स्विफ्ट से निकाल दिया, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता है। यही वह बिंदु है जो इस खबर को साधारण तकनीकी अपडेट से कहीं आगे ले जाता है। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ें लगभग 80 साल पुरानी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार की रीढ़ बन गया। दुनिया के ज्यादातर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का बड़ा हिस्सा रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिकतर सौदे डॉलर में होने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी असाधारण ताकत मिल गई जो शायद किसी और देश के पास कभी नहीं रही। जब भी कोई देश अमेरिकी नीतियों से टकराया, उसके सामने एक खतरा साफ खड़ा हो गया, आर्थिक प्रतिबंध, बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच सीमित, डॉलर लेन देन पर रोक और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव। ईरान से लेकर रूस तक कई देशों ने यह अनुभव किया कि आधुनिक दुनिया में युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि बैंकिंग नेटवर्क और भुगतान प्रणालियों से भी लड़े जाते हैं। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। सवाल उठने लगे, क्या दुनिया हमेशा एक ही मुद्रा, एक ही सिस्टम और एक ही शक्ति केंद्र पर निर्भर रह सकती है? क्या यह व्यवस्था सच में वैश्विक है या सिर्फ कुछ देशों के हितों को प्राथमिकता देती है? इसी सोच का मंच बना ब्रिक्स। शुरुआत में ब्राजील, रूस,
भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, 5 देश जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग थीं, हित अलग थे, लेकिन एक चिंता साझा थी, वैश्विक वित्तीय ढांचे में उनकी सीमित भूमिका। समय के साथ इस मंच का दायरा बढ़ा, नए देश जुड़े, नए विचार आए और अब ऐसा लगता है कि यह समूह सिर्फ बातें करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। DCMS की अवधारणा इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यह सिस्टम विकेंद्रीकृत होगा, यानी कोई एक सर्वर, कोई एक कंट्रोल सेंटर नहीं। संदेश सीधे बैंकों के बीच जाएंगे, बिना किसी मध्यस्थ के। तकनीकी रूप से यह जटिल है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद सरल संदेश देता है। हम विकल्प बना रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह विकल्प वाकई स्विफ्ट को चुनौती दे पाएगा? क्या दुनिया के बैंक, जो दशकों से एक ही सिस्टम के आदी हैं, अचानक एक नए ढांचे को अपनाने के लिए तैयार होंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, निवेशक और सरकारें इस पर भरोसा करेंगी? यहीं पर कहानी फिर से सस्पेंस में डूब जाती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि कोई भी स्थापित व्यवस्था रातों रात नहीं गिरती। लेकिन यह भी सच है कि जब विकल्प तैयार हो जाते हैं तो बदलाव अपरिहार्य हो जाता है। शुरुआत में DCMS शायद सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच सीमित रहेगा। फिर कुछ और देश जुड़ सकते हैं, वे देश जो प्रतिबंधों से परेशान रहे हैं या जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की असली चिंता यही है। अगर यह सिस्टम सफल हो गया तो आर्थिक प्रतिबंधों की धार कुंद हो सकती है। स्विफ्ट से बाहर करने की धमकी उतनी प्रभावी नहीं रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तकनीकी सुरक्षा, साइबर खतरे, मानकीकरण और आपसी भरोसा, ये सब बड़े सवाल हैं। एक विकेंद्रीकृत सिस्टम में जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कोई लेन देन फंस गया तो समाधान कौन देगा? यही वजह है कि फिलहाल दुनिया सांस रोककर देख रही है। DCMS अभी एक घोषणा है, एक योजना है, एक संकेत है, लेकिन कई बार संकेत ही सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि DCMS कल लॉन्च होगा या परसों। असली सवाल यह है, क्या हम उस दौर की दहलीज पर खड़े हैं जहां वैश्विक आर्थिक शक्ति का संतुलन धीरे धीरे पश्चिम से बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ेगा? क्या आने वाले सालों में हम एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था देखेंगे जहां विकल्प होंगे, केंद्र कई होंगे और नियंत्रण बंटा हुआ होगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, जो भूचाल अभी हल्की कंपन के रूप में महसूस हो रहा है, वह आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और शायद इतिहास की किताबों में यह लिखा जाएगा कि बदलाव की यह कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अंधेरी रात की तरह यह कहानी भी धीरे धीरे खुलती है, जहां सतह पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव हिलाने वाली हलचल चल रही है। और इसी रहस्य के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई देता है, शांत, संयमी, लेकिन निर्णायक। क्योंकि जब दुनिया अभी भी पुराने ढांचों, डॉलर केंद्रित सिस्टम और दशकों पुरानी बैंकिंग परंपराओं में उलझी हुई है, उसी समय ब्रिक्स के भीतर एक ऐसा विचार आकार ले रहा है जो भविष्य की दिशा बदल सकता है। और इस विचार को गति देने में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है, खासकर डिजिटल करेंसी और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को लेकर। जहां भारत पहले ही अपने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के जरिए यह दिखा चुका है कि बड़े बदलाव शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप, भरोसे के साथ और स्केल पर किए जाते हैं। UPI जैसे सिस्टम ने यह साबित कर दिया कि अगर तकनीक सही हो और नीति स्पष्ट हो तो करोड़ों लोग बिना डर के उसे अपना लेते हैं। और यही अनुभव अब भारत को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां वह केवल अपने देश की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय ढांचे को नया विकल्प देने की स्थिति में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर किए गए प्रयोग इसी दिशा में इशारा करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक डिजिटल नोट नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भविष्य में पैसा कैसे चलेगा, कैसे ट्रैक होगा, कैसे सुरक्षित रहेगा और कैसे सीमाओं को पार करेगा।
और यहीं से कहानी में सस्पेंस गहराने लगता है, क्योंकि अब बात केवल तकनीक की नहीं बल्कि सत्ता, नियंत्रण और निर्भरता की है। सवाल यह नहीं कि डिजिटल करेंसी आएगी या नहीं, बल्कि यह कि कौन सी डिजिटल करेंसी और किस नियम से। और इसी संदर्भ में DCMS का नाम उभरता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे गेम चेंजर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह मौजूदा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी पर सीधा वार करता है, यानी केंद्रीकरण। अभी तक अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली ऐसी रही है जहां संदेश भेजने का अधिकार कुछ सीमित नेटवर्क्स के पास है और असली पैसा भले ही न चलता हो, लेकिन निर्देश वहीं से तय होते हैं। किसे भुगतान मिलेगा, कब मिलेगा और किस शर्त पर मिलेगा। और यही वह शक्ति है जिसे वर्षों से भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, प्रतिबंधों के जरिए, सिस्टम से बाहर करने की धमकी देकर और देशों को आर्थिक रूप से अलग थलग करके। लेकिन DCMS का विचार इस पूरे ढांचे को पलट देता है, क्योंकि यह एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर आधारित होगा, यानी न कोई एक सर्वर, न कोई एक कंट्रोल सेंटर, न कोई ऐसा बटन जिसे दबाकर पूरी दुनिया की सांस रोकी जा सके। हर देश का अपना डिजिटल नोट होगा, उसका अपना डेटा होगा और लेन देन इस तरह होंगे कि किसी तीसरे पक्ष को बीच में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात इसे खतरनाक भी बनाती है और रोमांचक भी, क्योंकि जैसे ही नियंत्रण बिखरता है, शक्ति भी बिखरती है। और जिन हाथों में दशकों से यह शक्ति रही है, उनके लिए यह विचार ही बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है। सस्पेंस यही नहीं रुकता, क्योंकि तकनीकी दावों में कहा जा रहा है कि यह सिस्टम प्रति सेकंड 20,000 ट्रांजैक्शन मैसेज तक संभाल सकता है। एक ऐसा आंकड़ा जो मौजूदा प्रणालियों की तुलना में कई गुना तेज है। और अगर यह सच साबित होता है तो इसका मतलब यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रेमिटेंस, सरकारी भुगतान और यहां तक कि संकट के समय मदद भी मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में हो सकेगी, कम लागत पर, बिना अतिरिक्त फीस और बिना उस देरी के जो आज कई देशों के लिए सामान्य पीड़ा बन चुकी है, खासकर उन देशों के लिए जो डॉलर आधारित सिस्टम में कमजोर स्थिति में है, जहां हर ट्रांजैक्शन उन्हें न सिर्फ समय में बल्कि संप्रभुता में भी महंगा पड़ता है। और यहीं पर भारत की रणनीतिक चुप्पी और भी रहस्यमयी लगती है, क्योंकि वह न तो खुलकर किसी को चुनौती दे रहा है और न ही पीछे हट रहा है। वह बस सिस्टम बना रहा है, प्रयोग कर रहा है, साझेदार ढूंढ रहा है और इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब विकल्प इतना मजबूत हो जाए कि लोग खुद उसे चुन लें। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नया रास्ता बनाना। पहले कुछ लोग चलते हैं, फिर भीड़ आती है और अंत में पुरानी सड़क वीरान हो जाती है। DCMS भी कुछ ऐसा ही वादा करता है, जहां लक्ष्य केवल तेज लेन देन नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और राजनीतिक दबाव से मुक्त वित्तीय संचार है। और जब इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखा जाता है तो साफ दिखता है कि यह सिर्फ तकनीकी नवाचार नहीं बल्कि एक वैचारिक टकराव है। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, नियंत्रण बनाम सहयोग और प्रभुत्व बनाम साझेदारी। और इस टकराव में भारत की भूमिका किसी शोर मचाने वाले नायक की नहीं बल्कि उस शांत रणनीतिकार की है जो जानता है कि असली बदलाव घोषणाओं से नहीं बल्कि सिस्टम से आता है। और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब केवल बड़े बयानों पर नहीं बल्कि उन कोड्स, प्रोटोकॉल्स और पायलट प्रोजेक्ट्स पर टिकी हैं जो चुपचाप भविष्य लिख रहे हैं। क्योंकि अगर DCMS जैसा सिस्टम सच में जमीन पर उतरता है, अगर डिजिटल रुपया जैसे प्रयोग अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ते हैं और अगर ब्रिक्स देश इस दिशा में एकजुट रहते हैं, तो यह सिर्फ भुगतान प्रणाली का बदलाव नहीं होगा बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति संतुलन का बदलाव होगा जो दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देता आया है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि क्या दुनिया सच में उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पैसा न सिर्फ डिजिटल होगा बल्कि स्वतंत्र भी। और अगर हां, तो इतिहास के इस अध्याय में भारत का नाम कितनी गहराई से लिखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों में दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई देश अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब यानी ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक देश का दबदबा ना हो बल्कि कई शक्तियां मिलकर संतुलन बनाए। ब्रिक्स का विस्तार भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब इस समूह में शामिल देशों की जनसंख्या और आर्थिक ताकत दोनों काफी बड़ी हो चुकी है।
ऐसे में अगर यह देश मिलकर एक नया वित्तीय ढांचा बनाते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू होने में समय लगता है। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं वे ज्यादातर घोषणाओं और योजनाओं के स्तर पर हैं। असली परीक्षा तब होगी जब यह सिस्टम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आएगा। तकनीकी बरसात जो कर दिया है, असली परीक्षा तब होगी। चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के बैंकिंग सिस्टम को एक साथ जोड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, डाटा प्रोटेक्शन और इंटरऑपरेबिलिटी जैसे मुद्दे भी साथ कुछ देश तक कर आमने आएंगे। लेकिन इसके बावजूद यह साफ दिख रहा है कि दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अगर इस पूरे मामले को अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि डॉलर की ताकत सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि वैश्विक भरोसे और नेटवर्क से आती है। अगर धीरे धीरे देश वैकल्पिक सिस्टम अपनाने लगते हैं तो डॉलर की मांग पर असर पड़ सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि डॉलर की स्थिति इतनी जल्दी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक बाजारों में उसका प्रभाव काफी मजबूत है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डॉलर आधारित व्यवस्था के विकल्प की बात गंभीरता से की जा रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक लड़ाई का भी हिस्सा बन चुकी है। कई विश्लेषक इसे आर्थिक युद्ध का नया चरण कह रहे हैं, जहां हथियार, बम या मिसाइल नहीं बल्कि भुगतान प्रणाली, मुद्रा और डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी। और इसी वजह से इस खबर को दुनिया भर में इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का चेहरा बदल सकता है। अभी जो संकेत वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों से मिल रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आने वाले ब्रिक्स सम्मेलनों में डिजिटल करेंसी और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को लेकर कुछ बड़े और दूरगामी फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर पर उस संभावित बैठक को लेकर चर्चा तेज है, जिसमें सदस्य देशों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने के लिए एक साझा नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव वास्तव में लागू होता है तो यह वैश्विक वित्तीय इतिहास में पहली बार होगा जब कई संप्रभु देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं सीधे एक तकनीकी ढांचे के माध्यम से परस्पर जुड़ेंगी। इसका सबसे बड़ा निहितार्थ यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर न सिर्फ वैश्विक मीडिया बल्कि अंतरराष्ट्रीय बैंक, निवेश फंड और नीति निर्धारक संस्थाएं भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब तक की व्यवस्था में सीमा पार भुगतान के लिए डॉलर आधारित सिस्टम, स्विफ्ट नेटवर्क और पश्चिमी वित्तीय ढांचे की केंद्रीय भूमिका रही है। लेकिन प्रस्तावित डिजिटल नेटवर्क इस वर्चस्व को एक वैकल्पिक दिशा में मोड़ सकता है। हालांकि असली सवाल वही है जो इस समय दुनिया भर के आर्थिक विश्लेषक, सरकारें और कारोबारी समुदाय पूछ रहे हैं। क्या यह नया सिस्टम वास्तव में इतना मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद होगा कि वह मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को गंभीर चुनौती दे सके, या फिर यह केवल एक सीमित दायरे वाला वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगा जिसका उपयोग कुछ चुनिंदा देशों और लेन देन तक ही सिमट कर रह जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तकनीकी क्षमता, साइबर सुरक्षा, आपसी राजनीतिक विश्वास और कानूनी ढांचे जैसे कई जटिल पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सदस्य देशों की आर्थिक संरचनाएं, मुद्रास्फीति दरें और मौद्रिक नीतियां एक दूसरे से काफी अलग हैं, जिन्हें एक साझा डिजिटल भुगतान नेटवर्क में संतुलित करना आसान नहीं होगा। फिर भी इतना तय है कि इस प्रस्ताव ने वैश्विक व्यवस्था में एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।